हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक का नाम है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मैंने हेडिंग बनाई है आर स्क्वायर, ऑल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन, इज डिटर्मिन्ड एज द रेशियो ऑफ एक्सप्लेन्ड वेरिएंस टू टोटल वेरिएंस। मतलब जो आर स्क्वायर है इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। इनकी रेशियो है, रेशियो मतलब डिवाइड करके निकलता है। तो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस को हम ईएसएस भी कहते हैं और टोटल वेरिएंस को टीएसएस भी कहते हैं। तो अब ईएसएस क्या है? एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर, और टीएसएस क्या है? टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, इसके क्या फॉर्मूले हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो ईएसएस है इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई कैप माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर। वाई कैप क्या हो गया? सैंपल डाटा, ठीक है, और जो उसका मीन है उसका होल स्क्वायर। तो अब वाई कैप माइनस जो वाई मीन है उसको मैं स्मॉल वाई कैप भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वाई माइनस वाई मीन स्मॉल वाई तो होता ही था। अब इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला भी इसका बनता है, ये मेन फॉर्मूला है। ये है रिग्रेशन कॉफिशिएंट B1 जो पहला रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, इनटू सिग्मा स्मॉल वाई x1 प्लस जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट सेकंड वाला है उसके साथ मल्टीप्लाएंगे सिग्मा वाई x2 को। तो y को पहले x1 से और फिर y को x2 से लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। जब B1 मतलब पहला रिग्रेशन कॉफिशिएंट आ रहा है तो y को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जब ये B2 की बात चल रही है तो x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है उस पर मैंने अलग से वीडियो बनानी है, आज की आज ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी तरफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला कंपैरेटिवली आसान है। ये कहता है सिग्मा y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर। अब ये y कैप क्या है? ये है सैंपल डाटा, और कैपिटल Y क्या है? पॉपुलेशन डाटा। समझ गए बात? तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो इस हिसाब से बनेगा, सिग्मा स्मॉल वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इससे इंटरप्रिटेशन क्या निकलती है, क्या क्या होता है वो थोड़ा डिस्कस करता हूँ, ताकि अगर आपको 5 नंबर के हिसाब से इसको लिखना है तो आपके पास एक प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर हो। आर स्क्वायर इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y विच आर एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 एंड x2। तो बेसिकली आर स्क्वायर हमें बताता है कि कितने परसेंट वेरिएशन आएगी एक पर्टिकुलर वेरिएबल में, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल में। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होते हैं तो कितना परसेंट वेरिएशन आएगी डिपेंडेंट वेरिएबल में। समझ गई बात? मैं आपको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। मान लो हमारे पास दो सीरीज ये है y x1 एंड x2। अगर मैंने निकालना है y ऑन x1 एंड x2, मतलब x1 और x2 के चेंज होने से y पे क्या असर पड़ता है, तो अगर x1 और x2 चेंज होते हैं तो y में कितना वेरिएशन आता है उसको निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन निकाला जाता है, आर स्क्वायर निकाला जाता है, ठीक है। अब आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आती है। ये इसकी एक फीचर कह लो, करेक्टरिस्टिक कह लो, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हायर आर स्क्वायर इंडिकेट्स बेटर एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ द मॉडल। जितना आर स्क्वायर ज़्यादा अच्छा आएगा उतना हमें ये पता लग जाएगा कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके चेंज होने से ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं किसमें? डिपेंडेंट वेरिएबल में। मतलब x1 x2 के चेंज होने से ज़्यादा फर्क पड़ता है y को। समझ के बात? अब ये जो मल्टीपल रिग्रेशन है उसका फार्मूला आपको याद है ना, अंडर रूट की फॉर्म में होता था। अब जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट तो उड़ गया ना। तो ये जो फार्मूले है ये मल्टीपल रिग्रेशन वाले हैं। प्लेलिस्ट मैं नीचे दे दूंगा आपको, अच्छे से मेरी डिस्क्रिप्शन पढ़ना। डिस्क्रिप्शन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर नीचे नीचे जाके आपको मल्टीपल रिग्रेशन का, मल्टीपल कोरिलेशन का टॉपिक भी मिल जाएगा। मल्टीपल कोरिलेशन का टॉपिक ये है, और बस क्योंकि स्क्वायर किया हुआ है तो इस साइड मैंने अंडर रूट नहीं लिखा हुआ। अब आ जाता है लिमिटेशन क्या है आर स्क्वायर की। वन ऑफ द मेन या मेजर डिफेक्ट ऑफ आर स्क्वायर इज दैट इट्स वैल्यू इंक्रीजेज विद एवरी एडिशनल वेरिएबल इफ व्हेन इवन इफ, यहाँ लिखना था मुझे इवन व्हेन लिखना था, रुको 2 मिनट। ये कभी कभी स्पीड में कोई आ जाता है ना घर पे तो पूरा फोकस ही चेंज हो जाता है। एडिशन टू द वेरिएबल इवन व्हेन, द वेरिएबल व्हेन को थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ, इवन व्हेन द वेरिएबल इज इररेलेवेंट। मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो लगातार एडिशनल वेरिएबल के ऐड करने से बढ़ेगी। समझ गई बात? अब लगातार ऐड करने से बढ़ेगी वैल्यू, तो उससे क्या होगा? तो
वेरिएबल नए नए ऐड करोगे ना, जब भी आप मॉडल में या फिर अपने डाटा में ऐड करोगे, वैसे वैसे जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। समझ गई बात। दस अ हाई आर स्क्वायर इन द रिग्रेशन मॉडल डज नॉट इम्प्लाई अ हाई एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाई एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पावर, तो सिंपल वर्ड्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नए नए वेरिएबल डालें तो उससे आर स्क्वायर की वैल्यू हाई होती है। इसका मतलब ये नहीं कि नए वेरिएबल का रिलेशनशिप बन गया। समझ गए बात। नए वेरिएबल के ऐड करने से आर स्क्वायर की वैल्यू हाई होती है। इवन इफ नया वेरिएबल इररेलेवेंट हो तब भी आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ जाती है। समझ गई बात। और ये प्रॉब्लम कहाँ नहीं होती, ये प्रॉब्लम एडजस्टेड आर स्क्वायर में नहीं होती, जिसका टॉपिक मैंने अगली वीडियो में डिस्कस करना है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी, और आर स्क्वायर को किस तरीके से निकाला जाता है और एडजस्टेड आर स्क्वायर को किस तरीके से निकाला जाता है, इसकी वीडियो का जो लिंक होगा वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके आराम से चेक कीजिए और बेफिक्र हो जाए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कभी कभी मैं लिख रहा होता हूँ घर पे बैठ के वीडियो, तो मम्मी कोई काम बता देते हैं कि बाहर से दूध वाला आ गया, ये आ गया, वो आ गया, इसमें फिर फोकस चेंज हो जाता है, तो थोड़ी इंग्लिश कभी कभी आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि आपको पता है ना, स्टडी करने के लिए फोकस चाहिए, और अगर फोकस बिगड़ जाए तो फिर कुछ और ही हो जाता है। अब घर के काम को भी मना नहीं कर सकते ना, घर के काम तो करने ही है। समझ की बात। तो ये था आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।